हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शनसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक फिस्कल पॉलिसी और स्टेबलाइजेशन वाला। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट की मीनिंग क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टूल्स मेथड और इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शनसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कहता है फिस्कल पॉलिसी और स्टेबलाइजेशन, यानी कि फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है इकोनॉमी के अंदर, कि इकोनॉमी में कभी तो इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है, यानी कभी तो महंगाई आ जाती है, कभी मंदी आ जाती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रखनी जरूरी होती है। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से जो स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है इकोनॉमी में, कि जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो उसे महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब जनरल प्राइस लेवल डाउन चल जाता है उसे डिफ्लेशन यानी कि मंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस का बढ़ना या फिर कम होना दोनों ही हार्मफुल सिचुएशन होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से कोशिश करती है कि जो प्राइस लेवल है वो मेंटेन रहे, प्राइस लेवल के अंदर स्टेबिलिटी रहे। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसी के तहत, जिससे स्टेबिलिटी है जो अचीव की जा सकती है। एक्सप्लेनेशन कवर करती हैं। कहते हैं जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इट रेफर टू मिनिमम पॉसिबल चेंजेस इन इंटरनल प्राइस लेवल एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो इंटरनल प्राइस लेवल के अंदर चेंज हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज हो, वो चेंजेस कम से कम आए, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, स्टेबल रहे, प्राइस चेंजेस ना आए। उसके लिए गवर्नमेंट है जो फिस्कल पॉलिसी की हेल्प लेती है। जो क्लासिकल इकोनॉमी थे वो इस फेवर में नहीं थे, फिस्कल पॉलिसी को जो फेवर नहीं करते थे। दे वर अपोज्ड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो अपोज करते यानी कि विरोध करते थे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का, कि वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करे। लेकिन जैसे ही महामंदी की सिचुएशन आई थी 1930 के अंदर, तो 1930 एक ऐसी ग्रेट डिप्रेशन थी जिसके बाद जो लॉर्ड केन्स थे उन्होंने ग्रेट स्ट्रेस दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो रोल है फिस्कल पॉलिसी का वो ज़्यादा मेन रहता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे जो फिस्कल पॉलिसी है वो हेल्प करती है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को अचीव करने में। कुछ तरीके अपनाए जाते हैं इसके तहत। जैसे सबसे पहले अगर महंगाई आई हुई है इकोनॉमी के अंदर, तो महंगाई की सिचुएशन को कैसे काबू किया जाता है फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिक्रीज़ कर देना पब्लिक एक्सपेंडिचर को। समझते हैं कि किस तरीके से डिक्रीज़ करने से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में इसके समझते हैं हम। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई के टाइम में जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ने के कारण है जो महंगाई आ जाती है। तो यहाँ पे बड़े प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ये वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी तो इसका असर क्या होगा। जब गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दी तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन ऑफ मनी थे वो डाउन चली जाएगी, यानी कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी कम होने का इम्पैक्ट क्या होता है कि जैसे सप्लाई ऑफ मनी कम चली जाती है वैसे जो लोगों के पास पैसा होता है, जो इनकम होती है वो कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी तो उसको खर्च भी क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड कम करेगा। तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर प्राइस भी क्या हो जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी, यानी कि जो महंगा हो गया था, प्राइस हाई हो गया था, उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया किसने, पब्लिक एक्सपेंडिचर ने। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किए गए तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को काबू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा वो तो इंक्रीज़ इन पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट इंक्रीज़ कर देना, इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा समझते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सेल कर देगी जो भी बॉन्ड और डिबेंचर्स होते हैं। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड और डिबेंचर को सेल करेगी, जिससे क्या होगा, सेल करने से जो सर्कुलेशन ऑफ मनी का पैसा वो कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जैसे ही डिबेंचर्स और बॉन्ड को सेल किया तो सेल करने से जो लोगों के पास पैसा था वो पैसा कहाँ चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। तो असर क्या होगा कि सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगी,
सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होने का मतलब क्या है कि लोगों की इनकम कम हो जाएगी। लोगों की इनकम कम होने का मतलब क्या है कि डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने का मतलब क्या है कि जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने में हेल्प करती है अगर पब्लिक डेट को जो बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जो ओल्ड डेट हैं, ओल्ड डेट मतलब जिन लोगों से पहले पुराना पैसा लिया हुआ है उनकी अब रीपेमेंट की बारी आ गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिले कर दिया उनकी रीपेमेंट करने के लिए। तो इसका असर क्या होगा कि जब ड्यू डेट आ चुकी है ओल्ड डेट की, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, डिले कर रही है, उनकी रीपेमेंट नहीं कर रही है, जिससे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है वो इकोनॉमी के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिस कारण से सर्कुलेशन ऑफ मनी है जो कंट्रोल में आ जाएगी और लोगों की परचेजिंग पावर कंट्रोल में आ जाएगी, जिस कारण से इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल कर सकते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस को जब बढ़ाया जाता है तो लोगों का पैसा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा चला जाता है, जिस कारण से लोगों के पास खर्चने के लिए इनकम कम हो जाती है और वो डिमांड कम करते हैं, जिससे जो इन्फ्लेशन होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। समझते हैं इस कंसेप्ट को। जो टैक्सेस होते हैं बच्चों, टैक्सेस दो तरीके के लगते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसके बर्डन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, जिससे इंसान के ऊपर टैक्स लगता है उसी को पे करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। अगर मेरी इनकम के ऊपर टैक्स है तो मैं ही पे करूँगी, किसी और इंसान के ऊपर मैं अपने टैक्स का बर्डन नहीं डाल सकती। ऐसे जो वेल्थ टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स का जो बर्डन आता है वो उसी इंसान के ऊपर आएगा जिसकी वेल्थ होती है, ना कि किसी और इंसान के ऊपर उसके बर्डन को ट्रांसफ़र किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, जो ये प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स के अंदर ऐड कर देता है टैक्सेस को और उसका प्राइस डिटरमाइन करके फिर उस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर को सेल कर देता है। तो यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर ने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कंज्यूमर के ऊपर कर दिया। तो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है प्रोड्यूसर द्वारा, फिर ये टैक्स है जो आगे गवर्नमेंट को भेजा जाता है। तो यहाँ पे अगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, मान लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की रेट हाई कर दी है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या होगा कि लोगों की जो इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास चला गया है, लोगों की इनकम कम हो गई है। इनकम कम होने से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प किया डायरेक्ट टैक्स के बढ़ जाने से। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो हाई हो जाते हैं। जब गुड्स महंगी हो जाती है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं, फिर धीरे धीरे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, उसके कम हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो इस तरीके से लगाती है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इस तरीके सोच समझ के जो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ताकि प्रोडक्शन है जो एडवर्सली इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट आते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी का ओवर वैल्यूएशन करके गवर्नमेंट है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि महंगाई आने का कारण क्या होता है कि जब सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाने से जो मनी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यानी कि लोग जो पैसे की कदर करना कम कर देते हैं, जिस कारण से जो जनरल प्राइस लेवल होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आज से कुछ साल पहले की बात की जाए तो 100 रुपये की वैल्यू थी, लेकिन आज के टाइम में 100 रुपये जो 10 रुपये के बराबर हो चुकी हैं कि 100 रुपये का जितना हम कंज्यूम नहीं कर पाते, जितना पहले हम 100 रुपये कंज्यूम करके जो अपनी सेटिस्फेक्शन लेते थे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ मनी है वो डाउन चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ मनी है जो बहुत हो चुकी है, पैसा जो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिस कारण से लोगों को पैसे की जो कदर होती है वो कम हो जाती है, जिस कारण से जनरल प्राइस लेवल है जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, महंगाई की सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट है जो वैल्यू को ओवर कर देगी, मनी की वैल्यू को ओवर कर देगी, तो इससे जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब मनी का ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी होने से फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा और वैल्यूएशन ऑफ मनी का इन्फ्लेशन के केस में। नेक्स्ट आता है सरप्लस बजट पॉलिसी। सरप्लस बजट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की रिवेन्यू ज़्यादा हो जाती है,
एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट के खर्चे, यानी कि गवर्नमेंट ने रिवेन्यू तो ज़्यादा जनरेट कर लिया लेकिन खर्चे किए कम, तो उसे बोलते हैं सरप्लस बजट पॉलिसी। तो यहाँ पे जब सरप्लस बजट पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प होती है। कैसे हेल्प मिलती है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सरप्लस बजट पॉलिसी क्या होती है? सरप्लस बजट पॉलिसी का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट के रिवेन्यू ज़्यादा हो जाती हैं गवर्नमेंट के खर्चों से, यानी कि इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए। तो जब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होने का मतलब क्या है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी कम होने से क्या होगा कि लोगों की जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी। इनकम कम होने के से रिजल्ट क्या होगा कि लोगों की जो परचेजिंग पावर वो कम हो जाएगी, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, जिससे जो प्राइसेस है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। इन्फ्लेशन को क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। इस तरीके से सरप्लस बजट पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया थ्रू फिस्कल पॉलिसी। ये तो था तब जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी तो गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। अगर ऐसे ही अगर मान लेते डिफ्लेशन आ जाए इकोनॉमी के अंदर, तो डिफ्लेशन को फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है, तो इसे हम समझते हैं। जो पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी फिस्कल पॉलिसी के तहत, उसके अपोजिट कर देंगे। जैसे इन्फ्लेशन के केस में डिक्रीज़ किए गए थे पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जैसे गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी, गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाने से सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाने से सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाने से लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाने से डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है वो काबू में आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं डिक्रीज़ इन टैक्सेस। टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा। जब टैक्स कम कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा तो लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे लोग अपनी परचेजिंग पावर को जो बढ़ा देंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे डिफ्लेशन है जो कंट्रोल में आ जाएगी। कहते हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन टैक्सेस शुड बी डिक्रीज। तो जब महंगाई की बजाय मंदी आती है, मंदी के केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो टैक्सेस होते हैं उसे कम कर देते हैं, जिससे रिज़ल्ट क्या होता है कि डिक्रीज़ इन डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स कम कर देना, कॉरपोरेशन टैक्स कम कर देना। इन्वेस्टर्स एंड रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल प्रॉम्प्टेड टू इन्वेस्ट मोर एंड स्पेंड मोर इन ऑन कंजप्शंस। तो यहाँ पे जैसे टैक्स कम कर दिए गए, लोगों के पास पैसा आ गया है, लोग क्या करते हैं कि लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कंजप्शन करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो बढ़ जाती है और जो डिप्रेशन है वो कंट्रोल में आ जाती है, मंदी कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कर देती है, जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाए और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, जिससे डिमांड बढ़े और प्राइसेस हाई हो जाएं और डिफ्लेशन है जो कंट्रोल में आ जाए। कहते गवर्नमेंट है वो ऐसे खर्चे करती है जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के अंदर आते हैं, जैसे एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देना, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल सर्विस, सोशल सिक्योरिटी, ग्रांट दे देना, रोड्स के ऊपर, कनाल्स के ऊपर। जब गवर्नमेंट खर्चे करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के इन खर्चों का हेल्प होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और दूसरा जो डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा करके गवर्नमेंट इनकरेज कर देती है, बढ़ावा देती है इन्वेस्टमेंट को, जिससे एग्रीगेट डिमांड है जो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो फॉलिंग प्राइस यानी कि जो कम प्राइस से डिफ्लेशन थी वो क्या हो गया, कंट्रोल हो गए हैं। पंप प्राइमिंग पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पे जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम करता है तो फिर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। गवर्नमेंट पंप देती है, कैसे देती है, इन्वेस्टमेंट करके, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी है जो आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे कहते हैं जो ड्यूरिंग डिप्रेशन, मंदी के टाइम में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है वो कम करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो मंदी के कारण नहीं हो पाती, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे पंप प्राइमिंग पॉलिसी बोलती हैं। जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है यानी गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, इससे क्या होता है कि इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव मिल जाते हैं पंप प्राइमिंग पॉलिसी के थ्रू। इसको हम पंप प्राइमिंग पॉलिसी बोलते हैं। गवर्नमेंट खर्च करती है डिज़ाइन करने के लिए
ताकि मंदी को कंट्रोल किया जा सके, जिसे पम्प प्राइमिंग बोलते हैं। यानी कि मंदी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है जो डिज़ाइन करती है और पैसा खर्च करती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो बूस्टअप हो पाए। इट इज़ रिजोर्टेड टू एन अजम्पशन दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैव गॉन डाउन फॉर सम टाइम्स। कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है मंदी के कारण कम हो जाती है, तो इसको कंपनसेट कर दी जाती है, यानी कि इसकी क्षतिपूर्ति किसकी हेल्प से कर दी जाती है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। इसी को हम पम्प प्राइमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। पहला आता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उधार लेती है बैंकों से पैसा, और जो बैंक्स होते हैं वो जो उनके पास आइडल कैश होता है, यानी कि जो बचा हुआ कैश होता है जिस कैश का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बैंक के अंदर वैसे पड़ा होता है कैश, उस कैश से इस्तेमाल करके गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है। और दूसरी तरफ बैंकों के जो क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बूस्टअप किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। दूसरी तरफ आता है कि ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए मैनी टाइम्स मोर इंक्रीज इन टोटल इनकम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे ना जो मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से की जाती है, इस पर्पज़ से की जाती है, जो इनकम है, टोटल इनकम है वो बढ़े और उसका इम्पैक्ट है मल्टीप्लाई होता जाए, मतलब कि बढ़ता जाए जो इनकम का लेवल है। इट ऑल्सो प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो मल्टीप्लायर होते हैं इससे इनकम बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे पम्प प्राइमिंग है जो प्रूव होती है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिसी के रूप में, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो बढ़ावा मिलता है डिप्रेशन के टाइम पे। नेक्स्ट आता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में क्या होता है कि देखो, जब डिप्रेशन चल रहा होता है, डिप्रेशन के टाइम में गुड्स की जो डिमांड इतनी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? खुद ही गुड्स को खरीद लेती है। यानी कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खुद ही स्टॉक को, जो इसेंशियल गुड्स का, जो ज़रूरी गुड्स का स्टॉक होता है, खुद ही खरीद लेती है एक फिक्स प्राइस के ऊपर, जिसे सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फॉलोइंग प्राइस की जो सिचुएशन होती है वो कंट्रोल में जाती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको समझते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं, रिवेन्यू कम हो जाता है, तो इसे डेफिसिट बोलते हैं। कमी हो गया, पैसे की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उधार में पैसा लेती है बैंक से। तो यहाँ पे बोरो जब फंड किया जाता है बैंक से गवर्नमेंट द्वारा, तो जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने से जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो बढ़ जाती है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से जो लोगों की इनकम होती है वो बढ़ जाती है। जब इनकम बढ़ जाती है लोगों की, तो उसको परचेजिंग पावर को बढ़ा देते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है तो यानी धीरे धीरे प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन है जो कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी और फिस्कल पॉलिसी। एक्सचेंज रेट वो रेट होते हैं कि जब हम अपनी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, उसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज स्टेबिलिटी होना ज़रूरी होता है। फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से कैसे अचीव कर सकते हैं एक्सचेंज स्टेबिलिटी को? कहते हैं एक्सचेंज स्टेबिलिटी मतलब कि जो फ्लक्चुएशन, यानी कि जो उतार चढ़ाव आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में, उसको कम करना होता है। और शुड भी मिनिमम, यानी कि अगर चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उसको कम करो या फिर मिनिमम कर दो। टू अचीव एक्सचेंज स्टेबिलिटी, इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, एक्सचेंज स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम में आना। जो मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसको संतुलन में लाना जरूरी होता है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हो जाए। अगर इंपोर्ट कंट्री के ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, मान लो इंपोर्ट ज़्यादा हो गए, एक्सपोर्ट हो गए कम, तो यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि बाहर से जब हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो हमारी इंडियन करेंसी बाहर जा चुकी है। एक्सपोर्ट हमने कम किए, यानी कि बाहर जब माल कम बेचा तो उससे हमारे इंडियन के अंदर करेंसी कम आई है। तो जिस कारण से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो गया। समझते सिंपल लैंग्वेज में से, अगर जो इंपोर्ट है ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। कैसे? इंपोर्ट होते कि फ़ॉरेन से अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर गुड्स को मंगवाना, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। की बाहर से गुड्स को इंडिया में मंगवाया गया। तो जब हमने बाहर से गुड्स को ख़रीदा तो अपना इंडिया का देश का पैसा क्या हुआ? बाहर चला गया। पैसा क्या हुआ? बाहर चला गया। अगर
इंपोर्ट ज़्यादा किए गए एक्सपोर्ट के कंपैरिजन। एक्सपोर्ट क्या होता है कि इंडिया जब बाहर फॉरेन में गुड्स को सेल करता है तो जिससे फॉरेन की करेंसी है जो इंडिया के अंदर आती है, अब ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, कम पैसा आ रहा है, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन लेने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए एक्सचेंज रेट में ज़रूरी है कि जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको पहले सेट किया जाए। कैसे सेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा दो और जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो बाहरले देश की जो करेंसी होगी वो अपने देश में आएगी, जिससे हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबिलिटी करने में हेल्प होगा। एक्सपोर्ट शुड बी गिवन सब्सिडी, एक्सपोर्ट को सब्सिडी दो, छूट दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा सके। जो इंपोर्ट हैं उनके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, ताकि जब बाहर से माल मंगवाया जाए तो वो महंगा लगे हमारे देश में, जिस कारण से लोग उसको कम खरीदें, और इंपोर्ट है जो नेक्स्ट टाइम कम किया जाए। इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल आइटम शुड बी प्रोहिबिटेड, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है उसका इंपोर्ट ना करो, रोक दो उसके इंपोर्ट को जो अनइसेंशियल्स गुड्स होती हैं। टू प्रमोट इंपोर्ट सब्सिट्यूशंस, कि प्रमोट करो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन को। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिन गुड्स को हम बाहर से मंगवा रहे हैं उन्हीं गुड्स का सब्सिट्यूट अपने इंडिया के अंदर ढूंढ लो। सब्सिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स के स्थान पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसे सब्सिट्यूट बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे इंपोर्ट का सब्सिट्यूट ढूंढने की कोशिश करिए कि यानी जिन गुड्स को हम बाहर से मंगवा के इस्तेमाल करते हैं उन्हीं गुड्स का सब्सिट्यूट हमारे इंडिया के अंदर ढूंढ लो। द कंसर्न इंडस्ट्री शुड बी गिवन सब्सिडी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सब्सिडीज़ दो और टैक्सेशन के अंदर छूट दो, एग्जम्प्ट कर दो जो टैक्स है, जिससे उनको मोटिवेशन मिले उन गुड्स को बनाने में जो गुड्स पहले इंपोर्ट की जा सकती थी, ताकि अब वही गुड्स अपने देश में बनने शुरू हो जाएं, जिससे इंपोर्ट से हम बच सकें और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो स्टेबल हो जाए। इस तरीके से हमारे पास बच्चे चैप्टर, ये टॉपिक बनता था फिस्कल पॉलिसी और स्टेबलाइजेशन वाला। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फिस्कल पॉलिसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होती है। ऐसी डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।